नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं सिटी लाइट्स। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे दिन भर की हर बड़ी खबर का अपडेट। तो चलिए शुरुआत करेंगे राहुल गांधी को मिली सुप्रीम राहत से। मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि सजा पर रोक के साथ ही राहुल की संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। अब वो संसद जा सकेंगे। गुजरात के पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। उस पर सुनवाई करते हुए सूरत के सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी जो थी वो चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक सजा पर भी रोक लगा दिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही सांसदी राहुल गांधी की बहाल हो सकेगी और वो चुनाव भी आगे लड़ सकेंगे। आगामी चुनाव के लिहाज से जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राहुल गांधी को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज मिली है। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि मोदी सरनेम केस में अब तक क्या क्या हुआ है। 11 अप्रैल 2019 को राहुल ने कर्नाटक में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि सारे जो चोर होते हैं उनके सरनेम आखिर मोदी ही क्यों है। बयान पर बवाल बरपा। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। फिर 6 मई, 23 मार्च, 24 मार्च, जिस तरह से आप घटनाक्रम देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से चली। और अब यानी इस साल 2023 में राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया और उन्हें 2 साल की सज़ा मोदी सरनेम केस में। ये जो मानहानि का पूरा केस था, उन पर आपराधिक मानहानि का केस लगाया गया और अधिकतम 2 साल की सज़ा राहुल गांधी को सुनाई गई थी। और हालांकि राहुल गांधी ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि राहुल गांधी को आज न्याय मिला है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। देश में मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर अब गांधीवादी संगठन के लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। वो अब ग्वालियर में महात्मा गांधी के चरखे के नीचे बैठकर ईश्वर से मौन प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से रो रो कर शांति की अपील कर रहे हैं। जब IBC 24 उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा तो वो भी भावुक हो गए और उस दौरान रो पड़े। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने बैठकर मणिपुर हिंसा की बात हो, राजस्थान की हिंसा की बात हो, देश भर में जिस तरह से हिंसा और बवाल बरपा है, उसको लेकर लोग कितने दुखी हैं, उनका मन बिल्कुल व्याकुल हो चुका है। IBC 24 जब यहाँ पहुंचा तो वो बिल्कुल कैमरे पर भी रो पड़े और भावुक नजर आए। मणिपुर, हरियाणा और फिर राजस्थान के बाद जो घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर अब शांति की प्रार्थना है गांधीवादी लोग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं फूलबाग चौराहे पर ये गांधी जी का चरखा बना हुआ है, वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गांधी जी को लेकर बैठे हुए हैं। और उनका क्या मकसद है इस प्रार्थना के पीछे, उनसे ही समझ लेते हैं। विशु जी, क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग? प्रार्थना का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य देश में शांति आए, सिर्फ शांति आए, क्योंकि आज जो नफरत के कारण हमारा देश जल रहा है और मणिपुर में जो हिंसाएं हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, वो बहुत तकलीफदायक है। और अब यूपी में भी यही घटनाएं हो रही है, ये बहुत तकलीफदायक है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले 5 दिनों तक हम लोग सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना है आपकी? हमारा ईश्वर से एक ही प्रार्थना है
कि हे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे और देश में जो हिंसा का वातावरण बनना है और इस पर निरंतर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे। हे परमात्मा इन सबको सद्बुद्धि दे। हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं आप? प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि देश में जो हिंसा हो रही है उसके लिए अहिंसा का मार्ग अपनाएं, लोग कोई इस तरह की मार धाड़ ना करें। अब देखना यही है कि इनकी कोशिशें कितनी कामयाब होती है और जिन प्रदेशों में इस तरह की हिंसा हो रही है वो हिंसा कब तक थम पाती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर आए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने पार्टी से नाराजगी के अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी यात्रा चल रही है। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए सिंगार ने कहा कि आदिवासी वर्ग हमेशा से ही कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की सरकार बनाने में आदिवासियों की अहम भूमिका रही है। उनका भी हक है कि उनके वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बने। सीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर हालांकि उमंग सिंगार इस सवाल को टाल गए, लेकिन उन्होंने भाजपा की समरसता यात्रा पर तंज जरूर कसा और कहा कि ये यात्राएं घोटालों को छिपाने के लिए निकाली जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के लिए सरकारी योजनाओं की राशि का गलत इस्तेमाल करती है और इस तरह से इवेंट करती है। अब ये तो उनको सोच समझ के दी तो बड़ा फैक्टर तो है। विकास यात्रा इनकी चल रही है, तो ये जो घोटालों की यात्रा है, ये 700-800 करोड़ रुपए जनता का पैसे से चुनाव लड़ेंगे। अब आपको इस्तीफे की एक ऐसी खबर बताएंगे जिससे हड़कंप मच गया। मुरैना के डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी ने आज अपर कलेक्टर को अपना इस्तीफा सौंपा तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। अधिकारियों का कहना है कि मेघा तिवारी ने घर की व्यवस्थाओं को लेकर ये इस्तीफा दिया है। हालांकि मेघा तिवारी ने अपना फोन बंद कर रखा है और उनसे अभी तक किसी की भी बात नहीं हो पाई है, यानी कि कलेक्टर से संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन इस इस्तीफे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों पर इतना ज्यादा दबाव है कि वो इस दबाव को सह नहीं पा रहे, इसलिए अपना इस्तीफा अपर कलेक्टर को उन्होंने सौंपा है। बता दें कि मेघा तिवारी संबलगढ़ में करीब 6 महीने से एसडीएम के पद पर पदस्थ थी। बीते दिनों मुरैना जिले के 4 नए डिप्टी कलेक्टर मिले। इसके बाद कलेक्टर ने प्रशासनिक सर्जरी करते हुए मेघा तिवारी को सबलगढ़ एसडीएम पद से हटाकर दिमनी विधानसभा में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी दी। मेघा तिवारी की जगह डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र कटारे को सबलगढ़ का एसडीएम फिलहाल बनाया गया है। उनको समझाया कि देखिए चुनाव का समय है, इस समय लंबा अवकाश मिलना मुश्किल है और उचित भी नहीं है। इस समय अपने लोगों को निर्वाचन आयोग को उसमें काम करना है, तो समझ भी गई और आवेदन ले गए। बस एक सी बात है, इस्तीफा की तो कोई बात ही नहीं है। और इस बीच बीजापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, गर्भवती महिला को नदी पार कराया गया है। नगर सेना की टीम ने इंद्रावती नदी गर्भवती महिला को पार कराई है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने महिला को रेस्क्यू किया और नदी के उस पार पहुंचाया है। नेल सनार सतवा घाट महिला को पार कराया गया। एमएलए विक्रम मंडावी समेत प्रशासनिक टीम इस वक्त मौजूद रही है। मध्य प्रदेश में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसकी तस्वीर आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। IBC 24 आपको मॉनसूनी आफत की पल पल की अपडेट दे रहा है और नदी किस तरह से उफान पर है। और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बीजापुर, सुकमा, हर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर है और इस बीच एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर नदी से इस पार से उस पार ले जाया गया। इंद्रावती नदी महिला को पार कराया गया है। गर्भवती है, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है और ऐसे में हालांकि एमएलए विक्रम मंडावी और प्रशासनिक टीम के मुस्तैदी की वजह से महिला को सुरक्षित नदी से इस पार से उस पार पहुंचा दिया गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले स्मार्ट मीटरों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है। वो प्रदेश के अलग अलग शहरों से लेकर गली मोहल्लों तक बिजली मीटरों के खिलाफ कैंपेन चलाएगी, जिसकी शुरुआत ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर से होगी। युवक कांग्रेस का कहना है कि उनका यह आंदोलन ग्वालियर से शुरू होकर स्मार्ट मीटर जिस शहर में लगाए जाने हैं वहां तक पहुंचेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर वो लगने नहीं देंगे। दरअसल इन मीटरों के लगने से बिजली कंपनी उपभोक्ता की खपत पर लाइव निगरानी रखने वाली है। कनेक्शन काटने से लेकर मीटर में
फॉल्ट के लिए उपभोक्ता के घर तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिस से बैठकर ही मीटर को कंट्रोल किया जा सकेगा। शुरुआती दौर में ग्वालियर में 70,000 और भोपाल में 40,000 मीटर लगाने की योजना है, तो वहीं इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और यूथ कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो इस मीटरों को शहर में लगने नहीं देंगे। क्या देखिए, ये कंपनियों का काम है, परंतु अभी ये मेरी संज्ञान में नहीं है, इसलिए भी इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। कि स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। जब आपने 2019 से 23 के बीच में नए मीटर लगाए तो स्मार्ट मीटर क्यों चाहिए? कि 5 तारीख को हम लोग किला गेट से सेवानगर, उसके बाद फिर हम एक बिजली घर पे धरना दिया करेंगे, फिर एक यात्रा किया करेंगे, फिर एक बिजली घर पे धरना दिया करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। राजधानी रायपुर में 10 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जहां डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बिलासपुर के सिम्स परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की। कुछ ऐसा ही नजारा राजनांद गाँव में भी देखने को मिला। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं बिलासपुर की, रायपुर की और राजनांद गाँव की जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और मरीज बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठप पड़ी हैं। 4 दिन हड़ताल को हो चुके हैं जूडा की, लेकिन ना ही छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक सुध ली है और ना ही मरीजों की जो परेशानी है वो कम हो पा रही है। रायपुर में जूडा की हड़ताल और भोपाल में डॉक्टर सरस्वती आत्महत्या मामले के बाद आज कलेक्टर आशीष सिंह गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जूनियर डॉक्टरों से उन्होंने मुलाकात की और डॉक्टर सरस्वती को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जीएमसी में बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स ने सुंदरकांड का पाठ किया और डॉक्टर सरस्वती की आत्मा की शांति के लिए कामना की। सुंदरकांड पाठ के दौरान उन्होंने कहा कि कॉलेज के वातावरण की शुद्धि के लिए पाठ किया जा रहा है। अरपा नदी में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हुई थी। मामले में अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव के साथ ही माइनिंग सेक्रेटरी से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों सेंदरी के पास अरपा नदी में बने रेत के गड्ढों में डूबकर 3 बच्चियों की जान चली गई थी। इस मामले में शासन ने 12 लाख का मुआवजा पीड़ित परिजनों को दिया है। तो गौरतलब है कि ये मामला विधानसभा में भी जोरदार तरीके से उठाया गया था। लोर में विधायक धर्मजीत सिंह ने रेत तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए बच्चियों के परिजन को 15-15 लाख का मुआवजा देने और रेत तस्करों को जेल भेजने की मांग की थी। बता दें कि याचिका में अरपा के किनारे पौधारोपण करने, अवैध घाटों को बंद करने की भी मांग रखी गई है। पीएम मोदी 6 अगस्त को देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग समेत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा, नेवरा, गोंदिया, वर्षा और चांदा फोर्ट स्टेशनों में 958 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले प्रस्तावित कार्यों का शिलान्यास होगा। रायपुर रेलवे स्टेशन में 21 एक्सीलेटर और 42 लिफ्ट लगेंगी। अंडरग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग बनेंगे। तो बड़े स्टेशनों में 24 घंटे खुले रहने वाले सर्व सुविधा युक्त मॉल जैसे भी निर्माण कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री 6 अगस्त को देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी स्टेशन हैं। 9 स्टेशनों का इस बार जो प्रोग्राम रखा गया है। इसमें रायपुर से जो रिलेटेड हमारे 4 स्टेशन हैं, लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रावधान किया हुआ है। रायपुर स्टेशन पे और दुर्ग स्टेशन में 21 एस्केलेटर लग रहे हैं, 42 लिफ्ट लगने का प्रावधान है। आज रायगढ़ से एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां जिला जेल में दुष्कर्म के मामले में कैद एक युवक की जेल परिसर में ही शादी कराई गई। दरअसल बात यह थी कि युवक
को जिस युवती से शादी कराई गई है, युवक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत भी उसी लड़की ने की है। हालांकि बाद में आपसी सुलह होने के बाद दोनों की शादी की अर्जी कोर्ट में लगाई गई, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर आज शुक्रवार को दोनों की शादी हुई और ये शादी जेल में ही हुई। यशो भगश्च मा विदद्यशो मा प्रतिपद्यताम। ग्वालियर में दूल्हे के परिवार वालों ने दुल्हन के परिजनों पर 35 तोला सोना हड़पने का आरोप लगाया। दूल्हे ने पत्नी पर जेवर हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। फरियादी ने इस संबंध में कोर्ट में एक परिवाद दायर किया है, तो वहीं इस मामले में दुल्हन ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कराते हुए गहनों को अपना बताया था। दूल्हा पक्ष ने इसके सबूत भी कोर्ट में पेश किए थे। इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि मामला दहेज प्रताड़ना का है या फिर दुल्हन पक्ष की ओर से गहने हड़पने का। थाना मुरार के अंतर्गत एक जो पुराना मामला है जिसमें कि एक फरियादी के द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। इसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि ज्वेलर्स के द्वारा और एक ज्वेलर्स की एक शादी के द्वारा उसके फर्जी बिल जो 35 तोला सोना खरीदा था उसके फर्जी बिल बनाए गए थे। तो फर्जी बिल बनाने पर माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए गए। इस आधार पर थाना मुरार में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैद दिल्ली से लौटे और रायपुर पहुंचते उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जल्द ही घोषित हो जाएगी। बैज ने कहा कि राहुल गांधी को न्योता दिया गया है। इसी महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिलने के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। संसद में राहुल गांधी फिर से जनता की आवाज अब उठाएंगे। जल्द आएगी, जल्द कुछ बता ही दीजिए आप। जल्द, बहुत जल्द आएगा। विमान चले 15 अगस्त से पहले आएगा। और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश अब लोगों की मुसीबत बढ़ाने लगी है। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिसने लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर कर दिया है। नदी नालों के उफान पर होने से ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते पूरी तरह से बंद है और प्रशासन भी अलर्ट होने का दावा तो कर रही, लेकिन हकीकत क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के सभी संभाग बारिश से तरबतर हो गए हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के हर जिले में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से अरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भैंसाजार बैराज से अरपा में 511 घन मीटर पानी छोड़ने के बाद नदी उफान पर है, लिहाजा आसपास की बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। नाथ नाला में बने पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते बरमकेला मार्ग बाधित हो गया है। वहीं सारंगढ़ और रायगढ़ जिले को जोड़ने वाली चंद्रपुर पर भी बाढ़ का खतरा है। रायगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश से केलो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं महानदी भी पूरे उफान पर है। इधर भारी बारिश और जल भराव के चलते खरसिया में आड़ पथरा डैम के गेट का तार टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी आसपास के गाँव के खेतों तक पहुँच गया। प्रशासन ने महानदी के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया है। जांजगीर के शिवरी नारायण में महानदी का जल स्तर बढ़ने से शबरी सेतु के 4 फीट नीचे पानी बह रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने तटीय क्षेत्र के लोगों को अलर्ट जारी किया है। लोरमी में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अत्यधिक जल भराव होने के चलते मुख्य मार्ग के नजदीक बसे ज्यादातर घरों में पानी घुस गया। निकासी नहीं होने से लोग रथ जगह करने को मजबूर हैं। खैरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से छुई खदान ब्लॉक के ग्राम धारिया पुल डूबने से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। राज्य में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जलाशय भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोपरा एनीकट पर लोग जान जोखिम में डालकर एनीकट पार कर रहे हैं। जशपुर जिले में 4 दिन से हो रही झमाझम बारिश के बाद बगीचा और पंडरा पाठ क्षेत्र में दूर दूर तक कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी रास्तों पर घना कोहरा के चलते दिन में भी वाहनों की लाइट जलानी पड़ रही है। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना इलाके में नदी पार करते समय किसान बह गया, जिसका शव 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद मानिक नाले में मिला है। शुक्रवार को कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था।
वहीं शनिवार से बारिश में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही मानसूनी आफत देखने को मिल रही। सभी जिलों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां शहरी इलाकों में जलभराव हो रहा है, तो वहीं नदी नालों के उफान पर होने से कई गांव टापू में तब्दील हो रहे हैं। प्रशासन वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की लगातार कवायद कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुए सिस्टम ने एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश को भिगो दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए अलर्ट भी जारी किया था, जिसका असर भी दिखा। प्रदेश के लगभग हर जिले में जमकर बारिश हो रही है। जबलपुर के मझौली क्षेत्र में सुनार नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पति पत्नी बीच में फंस गए। सूचना पर मझौली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दंपत्ति का सफल रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जबलपुर के बरगी डैम के 15 गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। शहर के ग्वारी घाट इलाके के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट की दर्जन भर दुकानों को खाली करा दिया गया है। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदापुरम से नर्मदा नदी के सेठानी घाट का जलस्तर 944 फीट पर पहुंच गया है। बढ़ रहे जलस्तर के चलते नर्मदा घाट से दूरी बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। रायसेन से लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। बरगी बांध के 17 गेट खुलने से बोरास नर्मदा पुल पर 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके चलते गाडरवारा का संपर्क मार्ग टूट गया है। नरसिंहपुर जिले के खेदा नाला नदी में एक युवक बाइक समेत बह गया। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर युवक को ढूंढने में जुटे रहे। रेस्क्यू दल के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश भी दिखा। भारी बारिश के चलते उफनाई व्यारमा नदी के पानी से हटा का इटवा छक्का गांव घिर गया। टापू बन चुके गांव में करीब 400 लोग फंसे हुए हैं। एक दूसरे की मदद से ग्रामीणों को नाव से सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहीं दर्जन भर गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन इस दौरान लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। उफनाते जुझार घाट पुल पर बच्चे टहलते हुए नजर आए। छतरपुर के बमीठा क्षेत्र में केन नदी में अचानक बढ़ जाने से मजोटा के पास 2 लोग टापू में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रात भर चले रेस्क्यू के बाद दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। कटनी जिले में भी पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दतिया जिले में गुरुवार सुबह से बारिश का दौर जारी है। जिले के सिंध, बेतवा, महुअर और बेतवा नदी में पानी बढ़ जाने से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से सेवड़ा नदी पर बने छोटे पुल पर पानी आ गया है। पन्ना जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। एहतियातन होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भिंड जिले में भारी बारिश के चलते सोन भद्रिका नदी उफान पर है। इसके चलते आलमपुर क्षेत्र में आवागमन बाधित होने से आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। बालाघाट में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव हो गया है, तो वहीं वैनगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कन्हार टोला इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अगली खबर जबलपुर से, जहां मंगलवार की शाम से शुरू हुई बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश की वजह से जिले के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। साथ ही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। छोटे पुल पुलिया पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, तो कई मकान ढह चुके हैं। बता दें कि जबलपुर में बीते 72 घंटे से अब तक 15 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है। जिले में कुल मिलाकर 36 इंच बारिश अब तक हो चुकी है। मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। IBC 24 के संवाददाता धर्म गौतम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। आप भी देखिए। तो मैं पाटन जनपद के पड़रिया गांव में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है ये जलमग्न हो गया। बस्ती के जो घर देख रहे हैं आप, घरों में पहुंचना लोगों का मुश्किल है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। पूरे तमाम जो घर हैं वो पानी की चपेट में है। बाढ़ का पानी और नाले का पानी उफनता हुआ सीधे घरों में घुस रहा है। आप बताएंगे क्या सामना समस्याएं हो रही है, काफ़ी क्या सामना करना? घरों में पानी जा रहा है। यहाँ पे जितने भी घर हैं, गरीब लोग हैं, सब यहाँ पे पूरा बाढ़ का पानी पूरा आप देख सकते हैं घरों में जा रहा है। और आवागमन सबसे ज़्यादा है कि पूरा हमारी जो फसलें हैं आप देख सकते हैं यहाँ से फसलें पूरी अभी भी पूरी डूब में हैं। यहाँ से निकलना आना जाना मतलब गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था, बच्चों को आने जाने स्कूल जाने की प्रॉब्लम हो रही है। सभी प्रकार की समस्याएं यहाँ से आ रही है। जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर क्षेत्र के पटवारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है क्षेत्र में और क्या अभी तक आपने जायजा लिया है? अभी धान की फसलों में भी अभी पानी भरा हुआ है, जो कि निकलने के
खोलवा दिया गया है, निकलने का काम चालू है, लेकिन पानी अगर नहीं गिरता तो धीरे धीरे यहाँ निकलने की संभावना बन रही है और ये 2-4 दिन बाद स्थिति अच्छी दिखेगी कि कितना फसलों को नुकसान है नहीं है। PWD वालों से भी बात हुई थी कि यानी कि पानी निकालने के लिए अच्छे से नहीं निकल पा रहा तो पुलियों की और नाला की सफाई करने के लिए बोला गया है तहसीलदार द्वारा। अब वो आज ही ये शिकायतें मिली थी और इसका तो बिल्कुल ये जो तमाम जिला प्रशासन की टीमें हैं, SDRF की टीमें सभी तैनात हैं और सभी मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रही हैं और तमाम जो स्थिति है बनी हुई है जिले में, बाढ़ के हालात जैसी जो स्थिति गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए, स्थिति नियंत्रण में करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। भोपाल नगर निगम पर NGT ने नगर निगम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आदमपुर की कचरा खंती में पिछले दिनों हुई आगजनी और लापरवाही की घटना के बाद NGT पहले ही नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा चुकी है। आदमपुर कचरा खंती की अव्यवस्थाओं पर अब तक कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। बता दें कि IBC 24 लगातार आदमपुर कचरा खंती में लापरवाही की खबरें दिखा रहा है। यहाँ कचरे की छटाई कर खाद बनाने का ठेका लेने वाली ग्रीन इंडिया रिसोर्स कंपनी की ओर से ना तो कचरे का सही तरीके से निष्पादन हो रहा है और ना ही सिग्रीगेशन का काम ठीक से हो रहा है। कई बार कंपनी लैंडफिल साइट के बाहर गांव, जंगलों और नदियों में भी कचरा फेंक देती। यही वजह है कि इस पर लगातार जुर्माने लगते जा रहे हैं और फिर से नगर निगम को जुर्माना सहना पड़ रहा है। कुछ अनियमितताएं पाई गई होंगी जिसके कारण प्रदूषण फैला होगा और 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जो लगभग जुर्माना NGT ने लगाया है, निश्चित रूप से इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है वहाँ का काम संभाल रही कंपनी है, किस प्रकार से कचरे में आग लगी है, इसलिए ये राशि की भरपाई उससे की जाएगी। और इन दिनों हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यात्री कई बार अपने साथ ऐसे सामान रख लेते हैं जिन्हें फ्लाइट में ले जाने की परमिशन नहीं होती है। बाद में यात्रियों को ये सामान छोड़ना पड़ता है। यात्रियों को इस नियम की जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से एयरपोर्ट अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी संयुक्त रूप से एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक का आयोजन करने जा रहा है। रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर कई जगहों पर डिस्प्ले बोर्ड के जरिए इसकी जानकारी लगातार दी जा रही है यात्रियों को कि कौन से सामान उन्हें लेकर जाने हैं और किन सामानों की एयरपोर्ट में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक मनाया जा रहा है। इसका पर्पस ये है कि जो हमारे यात्री हैं उनको ये चीज़ों के बारे में हम अवेयर कर सकें कि कौन कौन से आइटम जो हैं, कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो सामान में नहीं लेके आना है। कोई भी अनअटेंडेड बैग आइटम आपको नज़र आता है तो आप उसकी सूचना तुरंत नज़दीकी जो भी सुरक्षा कर्मी हैं बताएं, ताकि जो है उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके और एयरपोर्ट पे जो यात्रा है वो एकदम सुरक्षित हो। और आज बॉलीवुड के मशहूर गायक किशोर कुमार का जन्मदिन है। मध्य प्रदेश में गायक और अभिनेता हरफन मौला कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कड़ी में जहां इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में उनके जन्मदिन के मौके पर किशोर के फैंस ने केक काटा तो वहीं गीतों की प्रस्तुति के जरिए उन्हें आदरांजलि दी। तो वहीं उनके गृहनगर खंडवा में भी उत्सव का माहौल रहा। दूध और जलेबी का भोग किशोर कुमार को लगाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार का जन्मदिन है और किशोर दा के गृहनगर खंडवा में उनके जन्मदिन को हर साल इसी तरह से बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसा कि आज भी मनाया गया। बता दें कि एक इंदौर का क्रिश्चियन कॉलेज है जहां किशोर कुमार छात्र रहे हैं, जहां उन्होंने पढ़ाई की है। किशोर कुमार ने अपना ग्रेजुएशन यहां से किया था। तो मध्य प्रदेश से किशोर कुमार का बेहद ही क्लोज रिलेशन रहा है। खंडवा में जन्म हुआ है, इंदौर में पढ़ाई की है और आज उनका जन्मदिन है। तो इस मौके पर उनके फैंस इस सेलिब्रेशन से कैसे चूक सकते हैं। अब तो योग पवित्र महीने सावन में शिव भक्त अपने आराध्य भोले बाबा को खुश करने के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन एमपी के खंडवा में अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पर एक अनोखा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें नेपाल से लाए गए लगभग 3.5 लाख रुद्राक्षों से
विशाल शिवलिंग का निर्माण किया गया है। सावन की शुरुआत के साथ ही यहाँ अखंड ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो गया है, जो 24 घंटे 59 दिनों तक सतत जारी रहेगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।